स्क्रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगला 1 घंटा जो है पावर पैक्ड शो रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पल पल का हाल आपको बताएंगे। और अगला 1 घंटा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी कुंबर। सुप्रभात आंचल। शुक्रिया शैला। तो यहाँ पर जिस तरह से शैला ने कहा कि खबरों की डेली डोज के साथ हम जुड़ते हैं नया सवेरा में, और आज हम बात करने वाले हैं खबरों में सेमीकॉन इंडिया को लेकर। आखिर क्यों सेमीकंडक्टर आने वाले इन सालों में इतना ज़्यादा अहम होने वाला है भारत के लिए। साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट इस वक्त चालू है जब हम बात करते हैं अमेरिका की, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। इससे जुड़ी पल पल की अपडेट्स भी हम आपसे करेंगे साझा। साथ ही बात होगी एंटरटेनमेंट, ग्लैमर वर्ल्ड के साथ स्पोर्ट्स और आर्थिक जगत से जुड़ी हुई, दिखाएंगे अखबारों के जगत से क्या है खास। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। 3 दिन के सम्मेलन में भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनाने पर होगी चर्चा। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में आज से आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। आप ने 11 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 6 आरोपियों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा था समन। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने की प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। बहस के जरिए दोनों नेता राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कर रहे हैं कोशिश। खेल की खबरों में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत का मुकाबला मलेशिया से आज। टूर्नामेंट में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे और 3 दिवसीय ये कार्यक्रम बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इस सम्मेलन में हम नीति का प्रदर्शन तो देखेंगे ही, साथ ही भारत को सेमीकंडक्टर के रूप में एक वैश्विक केंद्र के तरह स्थापित करने की सोच किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी वो भी सम्मेलन में दिखाई देगा। और इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक होंगे और 150 वक्ता भाग लेंगे। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के बारे में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 11 सितंबर को सुबह 10:30 पर मैं सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करूंगा। भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया का एक बड़ा केंद्र बनने की दिशा में काम कर रहा है और सेमीकॉन इंडिया इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। इस वर्ष का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर।
सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस विजन के अनुरूप सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हो रहा है। We have more than 250 companies which are participating from the semiconductor side, and they are coming from 24 different countries. And they includes all the parts of the supply chain, be it equipment, be it raw material, be it display, be it fab. All the components of the ecosystem are covered under this event. 11 से 13 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीति का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक और 150 वक्ता भाग लेंगे। सरकार सेमीकंडक्टर मिशन चला रही है और इसके माध्यम से सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि वैश्विक और घरेलू कंपनियां बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश कर रही हैं। India is embarking on a transformative journey to become a global hub for semiconductor manufacturing through the India Semiconductor Mission. Under this mission, the government has announced plans to support semiconductor manufacturing plants, known as fabs, as well as design companies. The focus is to create a complete ecosystem all the way from design, fabrication, testing, and packaging. The state of Gujarat has taken lead with the establishment of the semiconductor fabrication unit in Dholera Special Investment Region. यह मौका होगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने का। सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देने की थीम पर आधारित यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेमी और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन से देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा। इसके अतिरिक्त मेजबान राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल हैं, जो सेमीकंडक्टर में निवेश आकर्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदर्शित करने के लिए उद्योग की अनुकूल नीतियों के साथ अपने दृष्टिकोण को साझा करेंगे। चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री आज इस सेमीकंडक्टर इंडिया की इस सम्मेलन का जो है शुभारंभ करेंगे और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की दिशा में एक नए कदम बढ़ाता हुआ भारत। जी बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया आज देखने जा रही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज यहाँ पर इस सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उसके सीईओज यहाँ पर मौजूद हैं, जो विजन लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं कि भारत को सेमीकंडक्टर का एक हब बनाना है मैन्युफैक्चरिंग का लेकर के, उसको साकार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। सेमी की एक रिपोर्ट मैं आपको यहाँ पर दिखना चाहूँगा जो वैश्विक परिदृश्य में भारत को दिखाती है कि 2026 तक सेमी कहता है कि 55 जो बिलियन जो अमेरिकन डॉलर है वो उसका एक पूरा एक मार्केट यहां पर बनकर तैयार होगा और 2030 तक आते आते ये 100 बिलियन जो है वो डॉलर का एक पूरा मार्केट बनकर तैयार होगी। और ये वैश्विक अगर बाजार इसको देखें तो इसमें ये 1 ट्रिलियन का वैश्विक बाजार होता चला जाएगा। तो भारत की ये क्षमता है, भारत का जो मार्केट साइज है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये सेमी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है, आकलन ये कहता है, और भारत इससे कहीं आगे का विजन लेकर के चल रहा है और वो विजन यहां पर भी देखने को मिलता है क्योंकि बड़ी बड़ी नामी कंपनियां जो है वो एक तरह से मान के चलिए कि भारत के दरवाजे पर खड़ी हुई हैं और अपना अपना जो है वो प्रोडक्ट लाकर के यहाँ पर दिखा रही है। वो तैयार है पूरी तरीके से और भारत में निवेश करने के लिए। और भारत ने भी रॉ मटेरियल में जिस तरीके से कमी की, एक्साइज ड्यूटी में जिस प्रकार से कमी की है और साथ ही साथ जो भी बिजनेस को लेकर के एक जो रूरल रेगुलेशंस हैं उनको कम किया गया है और उनको एक फ्लेक्सिबल बनाया गया है ताकि तमाम जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आकर के अपना बिजनेस कर सके। और जिस प्रकार से धुलेरा की बात करें, सारण की बात करें, यहाँ पर
टाटा और माइक्रॉन ने अपने प्लांट लगाए हैं। उसके साथ साथ अभी हाल ही में एक और जो कंपनी है उन्होंने भी भारत में निवेश करने की अपनी इच्छा जाहिर की है, उसको मंजूरी दी है। तो इस प्रकार से अभी 3 जो फैब्रिक प्लांट हैं वो बनने को तैयार हैं और एक असम में है, इसके साथ साथ एक और लाइन में है। अच्छा चंद्रशेखर, हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक वो छोटी सी चिप होती है जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का चलना मुफीद माना जाता है। उस लिहाज से ताइवान अब से सब अग्रणी देशों की भूमिका में शुमार है। भारत को आगे बढ़ने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत रहेगी। उस लिहाज से ये सेमिकॉन इंडिया किस तरह का मंच तैयार करके देगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए? देखिए आंचल, जैसे मैंने कहा कि भारत एक मार्केट साइज इतना ज़्यादा है कि और जिस प्रकार से तमाम जो मुफीद जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए वो तमाम ऐसी जियो पॉलिटिकल अगर बात करें या फिर हम डेमोक्रेसी की बात करें यहाँ पर, और तमाम ऐसी चीज़ें जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी देश को किसी भी कंपनी को अपने यहाँ पर भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करती हैं। और तमाम जो बड़ी से बड़ी कंपनियां मैंने आपको बताया यहाँ पर मौजूद हैं वो एकदम से रेडी हैं कि वो भारत में निवेश करना चाहती हैं, जो कि यहाँ पर वो तमाम वो चीज़ सुविधाएं उनको मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि वो जो सुविधाएं कंपनीज को चाहिए वो तमाम सुविधाएं वो देने को तैयार है, भारत देने को तैयार है। और अभी आप देखते जाइए कि ये तमाम जितनी कंपनियां हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर अपने फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लगाते चले जाएंगे। और ये इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि आपने बताया आंचल, कि वो रोजमर्रा के तमाम जितने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो आप बात कर रहे हैं वो तमाम जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर अपना जिस प्रकार से अपने प्लांट यहाँ पर लगाने जा रही हैं उसका एक वो डेमो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्या क्या वो चाहे वो टेस्टिंग को लेकर के हो या फिर वो सिलिकॉन को लेकर के हो या फिर वो फैब्रिकेशन प्लांट को लेकर के हो, ये तमाम जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, इनोवेशंस यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे छोटे जो इनोवेटर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो तमाम एग्जीबिशंस जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि जो कंपनीज हैं ये पूरी तरीके से भारत में अपना मन बना चुकी है आने के लिए, क्योंकि ताइवान हो या फिर मलेशिया हो या फिर अन्य जो कंट्रीज हैं जो कि इस क्षेत्र में भी अग्रणी हैं, लेकिन उनके पास उतना मार्केट साइज नहीं है, वो पोटेंशियल उतना नहीं दिखता है जितना कि भारत के पास है। तो भारत निश्चित तौर पर सेमी भी इसको मान रहा है कि भारत आने वाले समय में एक बड़ा जाइंट, बड़ा हब जो है वो यहाँ पर बन सकता है। कि भारत उभरता हुआ बाजार है जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ये भी समझना होगा कि सेमीकंडक्टर्स को आगे ले जाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उस स्तर पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि इनोवेशन के लिहाज से यहाँ स्टार्टअप्स के लिए भी असीम संभावनाओं के आकाश हैं। बिल्कुल, स्टार्टअप के लिए बड़े संभावनाओं के आकाश है। और जितने भी जो फैब्रिकेशन प्लांट लगेंगे या फिर और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे, इसमें भी कोशिश ये की जा रही है कुछ लैब यहाँ पे डेवलप की जा सके ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये काम हो सके। यहाँ हम देख रहा हूँ कि IITs बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं जो कि अपने रिसर्च एंड लैब्स को डिस्प्ले कर रही हैं, अपने इनोवेशन को डिस्प्ले कर रही हैं। कई सारे ऐसी प्राइवेट कंपनीज मैंने यहाँ पर देखी हैं जो कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो 6th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को भी इनोवेशन की तरफ मोड़ने के प्रयास कर रही हैं। और सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर के वो छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं वो उनको तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये एक मान के चलिए कि बेसिक्स से लेकर के आप एक मैन्युफैक्चरिंग तक आप जो है इनोवेशंस को लेकर के काम कर रहे हैं। और अब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कि आप सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत अहम आपने ये तमाम जानकारियाँ हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि आगे भी खबरों में आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। और अहम यहाँ पर ये है कि सेमीकंडक्टर्स इतने अहम क्यों हो जाते हैं। आपका फ़ोन है, उसमें छोटी सी चिप है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए चिप इतनी ज़रूरी है। और इसका प्रोडक्शन अगर भारत में बड़े लेवल पर होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि रोज़गार के कितने मौके सृजित होंगे। बिल्कुल, और आत्मनिर्भर इस दिशा में भी आगे बढ़ता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ हमारे देश में तमाम नवाचार हो रहे हैं। उस दिशा में आगे और तमाम मौके मिलेंगे युवाओं को आजकल इस सेमीकॉन इंडिया से। बिल्कुल, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आकर जानेंगे ग्रीन हाइड्रोजन पर जुड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ी खबर। वक्त एक ब्रेक का। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं।
बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। और इस आयोजन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना। सम्मेलन में ग्रीन फाइनेंसिंग, मानव संसाधन के कौशल उन्नयन और स्टार्टअप की जो तमाम पहले हैं उस पर चर्चा और मंथन है। इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के तमाम उपक्रम यानी कि PSUs, सरकारी मंत्रालय, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सहित 6000 से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। 13 सितंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और प्रौद्योगिकी से संबंधित 120 से अधिक स्टॉल होंगे और इसमें 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और नीदरलैंड मुख्य रुचि के क्षेत्र होंगे। इन पर सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने और वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने का एक शानदार अवसर होगा। सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कार्यालय के सहयोग से किया जा रहा है। और अब बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों की ओर से नामांकन का काम जारी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन कल तक भरे जाएंगे। इसके लिए सभी दलों के जो प्रत्याशी है वो अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं कंवरपाल गुर्जर जगाधारी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं जेपी दलाल लोहारू से, ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला विधानसभा से और ओम प्रकाश धनखड़ बादली से नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा की तरफ से आज कुल 25 नेता अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौलाना, फतेहाबाद, कलानौर और बादली विधानसभाओं में प्रत्याशियों के नामांकन कराने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और हरियाणा चुनाव में एक दिलचस्प मोड़ आया है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। विनेश फोगाट के साथ नामांकन दाखिल करने के समय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनीपत से लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आपने हरियाणा के पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण घुसकानी को टिकट दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा इस सूची में रादौर से भीम सिंह राठी, नीलेखेड़ी से अमर सिंह, इसराना से अमित कुमार, रॉय से राजेश अरोड़ा और खरखौदा से मंजीत फरमाना को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कलानौर से नरेश बागरी, जज्जर से महेंद्र दहिया, अटेली से सुनील राव, रेवाड़ी से सतीश यादव, हथीन से कर्नल राजेंद्र रावत को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। और इससे पहले आप पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। आम आदमी पार्टी ने अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।
तो बात जम्मू कश्मीर की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अनंतनाग में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद खड़गे आज दोपहर 3:30 बजे श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खड़गे अपने इस दौरे के दौरान पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और चुनाव की तैयारियों और क्षेत्र में पार्टी के कामकाज की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं, 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को, और मतगणना होगी 8 अक्टूबर को। बात दक्षिण कश्मीर की, जहां के पुलवामा जिले के अंतर्गत आने वाली राजपुरा सीट पर भाजपा ने पहली बार कोई प्रत्याशी उतारा। एक आम परिवार से आने वाले अरशद भट्ट को भाजपा ने यहां अपना प्रत्याशी बनाया है। तो भाजपा प्रत्याशी अरशद भट्ट का ये कहना है कि पहली बार साधारण परिवार से आने वाले युवाओं को यहाँ पर मौका मिल रहा है। नए कश्मीर की इस नई रिवायत से युवाओं का भरोसा राजनीति में जगा है। उनसे खास बात की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। पुलवामा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अर्शद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आप हमें ये बताइए क्या कुछ तैयारी है आपकी? देखिए, अगर हम देखें, ये 70 साल का एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, जब यहाँ पे सबसे बड़ी बेबसी, सियासी बेबसी ये थी कि 30-40 साल हम सारी अवाम, मोस्टली जो कश्मीर की अवाम है, वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिपेंडेंट रही है, क्योंकि सियासी कोई डाइवर्सिटी नहीं थी, स्पेस नहीं थी जहाँ पे कोई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या सोशो पॉलिटिकल स्पेस इवॉल्व होती। 2004 में जब पीडीपी वजूद में आई तो हमारे साउथ कश्मीर ने पूरी जोर ताकत से उसको एक सियासी मैंडेट दिया, लेकिन उन्होंने वही मॉडल कॉपी किया जो सियासी ब्लंडर्स, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल ब्लंडर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही मॉडल पीडीपी ने अपनाया, जिससे आज लग रहा है कि यहाँ क्या एक नौजवान, मजलूम नौजवान जो जुल्म जहाए गए, जो सियासी दहशतगर्दी, वो बराबर बरकरार रही, जिससे एक नौजवान उब गया। आज अगर बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी ना लड़ रही है, ना अरशद भट्ट लड़ रहा है, ये यहाँ का आवाम लड़ रहा है, मजलूम नौजवान लड़ रहा है, वो मां लड़ रही है जिसके बच्चे को कब्रिस्तान पहुंचा के उस पर सियासत की गई, खून पे सियासत की गई, सड़कों पे सियासत की गई। यहाँ का सियासी मैंडेट यहाँ का बंदूक तय करता था, तशद्दुद तय करता था। आज यहाँ का गरीब खुद एक सियासी मैंडेट को लेके बात कर रहा है। कहाँ कहाँ पर आप जा रहे हैं, किन किन लोगों से आप मिल रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का मुद्दा है कि हम पुलवामा की बात करें, मैं राजपुरा कंस्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाजपा की टिकट पे। सबसे इम्पोर्टेंटली अगर देखा, यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी है, 30 साल के कॉन्फ्लिक्ट ने घर घर पर्चे दिए हैं, FIRs का कल्चर है। जब रूल कर रहे थे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थे पीडीपी, हर गाँव में जाते हैं तो 50 से 67 FIR इन एवरेज मिलते हैं, जिससे यहाँ खानाजगी का खतरा है। दिल्ली तक ये आवाज़ नहीं पहुँची है, जिन कारणों ने दिल्ली तक पहुँचाई, वहाँ अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज के लिए दरवाजे को लेकर, आम इंसान के लिए नहीं थी। आम इंसान का ये मुद्दा है कि अगर कहीं पे FIR है, बाप ने गलती से बेटे को नहीं पकड़ना चाहिए। उसमें ये बड़ा ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। जिसने भी ये पॉलिसी सेंटर तक पहुंचाई है, ये हमारे कश्मीरी लोगों के लिए, खासकर यहाँ के आम इंसान के खिलाफ है। इस पर बात करनी जरूरी है, बात रखनी जरूरी है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। यहाँ चावल से बढ़कर यही मुद्दा है। गोल्डन कार्ड को यहाँ अप्रिशिएट करते हैं, और भी कहीं पे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टेररिज्म की वजह से भी लोग तंग आ गए। अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी ने भी यहाँ पब्लिक को बहुत कुछ दर्द का मारा किया हुआ है। तो इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए श्रीनगर से रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और जम्मू से हमारे सहयोगी संवाददाता धीरज कुमार भी हमारे साथ हैं। रमा, सबसे पहले आपके ही पास आना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने भी दिखाया, आपने बातचीत की, और हम देख भी रहे हैं कि ये बदलता कश्मीर है, नई हवा है, नई रिवायत है, और उस दिशा में देखा जाए तो अब ये पहला मौका है जब आम लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। ज़मीन से जुड़े साधारण परिवेश से आने वाले लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल शैला, आपने सही कहा। एक नया कश्मीर और उसमें जो नई तरह की राजनीति है, उस राजनीति में सबको एक भागीदारी करने का मौका मिल रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने कई जगह अपने उम्मीदवारों को उतारा है, और ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। इसके अलावा जिन युवाओं को अलग अलग दलों से टिकट नहीं भी मिला है, वो निर्दलीय आकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं की इसमें भागीदारी हो रही है, और उस भागीदारी में उनकी आकांक्षा दिखाई देती है। उनका एक स्पष्ट जो है रोडमैप अपने लिए भी और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी दिखाई देता है कि वो चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लगातार 70 सालों से जिन चीज़ों से वंचित रहा था, उसमें अब तेज़ी आई है, और उसमें अब और तेज़ी आई हो, सभी को समान भागीदारी मिले और सभी आगे बढ़ें। जब भी हम यहाँ पर युवाओं से बात करते हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स हों, चाहे वो यहाँ पर आम जन की बात हो, वो यही कहते हैं
कि हमें यहाँ पर शांति चाहिए, हमें यहाँ पर विकास चाहिए। जो दौर हमने देखा है, हमारी भावी पीढ़ी को ना देखना पड़े, हमें इस तरह का एक अश्योरेंस चाहिए। और इसीलिए जो है ये चुनाव जो है बेहद रोचक हो गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, चाहे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो, बीजेपी ने भी यहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो अपने आप में बेहद रोचक ये देखना हो जाता है कि अब जब जनता बड़ी संख्या में निकल कर आएगी। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव जब यहाँ पर हुए थे तो ऐतिहासिक चुनाव हुए थे, दशकों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया था, तो उसी ने दिखाया था। और तभी ये लोग जो है आशा व्यक्त कर रहे थे कि जल्दी ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन भी हो और उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन हो। और मंशा उनकी यही है कि जो यहाँ की जरूरतें हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो लोग करें जो कि इन चीजों को समझते हैं, ना कि परिवारवादी दृष्टिकोण से। क्योंकि उनका यही आरोप है, जो हमने यहाँ पर युवाओं से बात की, उन्होंने यही कहा कि जो परिवारवादी पार्टियां थी उन्होंने यहाँ पर यूथ को आने नहीं दिया। चाहे सरकारी नौकरियों की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे भागीदारी की बात हो। सेंटर से पैसा आता था, यहाँ पर बहुत आता था, लेकिन उन्हें मिलता नहीं था, ऊपर ही बंदर बांट हो जाती थी, इसके अलावा मौके नहीं मिलते थे। तो अब उन्हें उम्मीद जगी है कि एक तरह से केंद्र के साथ जो जम्मू कश्मीर को मिलकर चलने का मौका मिला है और सभी को एक समान भागीदारी मिलेगी, उसको देखते हुए चुनाव बहुत चैलेंजिंग भी है तमाम दलों के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। और बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हमारे साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं जम्मू से। धीरज, अगर हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की देखें तो जम्मू में परिसीमन के बाद सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए चुनाव और दिलचस्प होने जा रहा है। उस लिहाज से अगर देखा जाए युवाओं को मौका दिया जा रहा है, लेकिन लगातार ये देखना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वापस लौटता हुआ जम्मू कश्मीर, वहाँ पर ये जो चेंज है उस चेंज को आप किस तरह से महसूस करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। अभी आपने पहले चरण के मतदान की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले चरण में कुल जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं और 24 विधानसभा सीट पर 219 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और अगर हम 219 उम्मीदवारों की बात करें, 24 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो उसमें 8 विधानसभा क्षेत्र जो है वो जम्मू संभाग में आता है, जिसके 3 जिले हैं, डोडा, रामबन और किश्तवाड़। और इन्हीं सीटों पर चुनाव पहले चरण में होगा। और जैसा कि 14 जो सितंबर को प्रधानमंत्री की एक रैली डोडा में होने वाली है। और जैसा कि आपने कहा कि परिसीमन के बाद यहाँ की जो 2 सीटें हैं वो 2 सीटें, पहले चरण की 2 सीटें बढ़ गई है और प्रधानमंत्री डोडा आएंगे और डोडा जो होगा वो किश्तवाड़, रामबन और ये जो 3 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, 3 जो ज़िले हैं, चाहे हम डोडा की बात कर लें, रामबन की बात कर लें, इसके अलावा किश्तवाड़ की बात कर लें, तो इन 3 ज़िलों में लगभग 8 सीटें हैं जिस पर कि चुनाव होना है। आपने बात करी युवाओं की, जिस तरीके से 10 साल के बाद यहाँ मतदान हो रहे हैं, ये ज़रूर कहना होगा कि यहाँ के युवाओं में एक तरीके का जोश है। खास करके जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके लिए ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो जोश में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको पहली बार चुनाव करने का मौका मिलेगा। यहाँ के जो वाल्मीकि समाज हैं, कल हमने वाल्मीकि समाज के मोहल्लों में गया तो उनके जो मोहल्ले में भी जोश है कि उनको पहली बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में मतदान करने का मौका मिलेगा। यहाँ युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है, चाहे स्टार्टअप के जरिए कोशिश हो रही है या जो यहाँ की जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उस पॉलिसी के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश हो रही है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद यहाँ विकास का काफ़ी कार्य हुआ है और जहाँ जहाँ विकास का कार्य होता है वहाँ युवाओं की भागीदारी स्वतः बढ़ जाती है। तो हम चाहे जो भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में जो यहाँ का इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, यहाँ पे बाहर से कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है आसपास के जिलों में, चाहे हम कठुआ ये बदलाव साफ तौर पर दृष्टव्य है 370 के हटने के बाद। धीरज, हम समझ रहे हैं और जिस तरह से रमा भी बता रही थी कि आबो हवा बदली हुई है, जहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अब समान रूप से जो वहाँ का आम आदमी है उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि हमने देखा कि जो तमाम परिवारवादी पार्टियां थी वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल करो या मरो की स्थिति जहां पीडीपी के लिए है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी रास्ता आसान नहीं।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर, फिर एक छोटा सा ब्रेक। तड़के वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब नया सवेरा के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नर्सिंग कर्मियों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 1973 में शुरू हुआ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नर्सों और नर्सिंग जो तमाम पेशेवर हैं उन्हें समाज के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। और नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम की सह मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जा रही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार और वर्तमान में घरेलू क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। पिछले दशक में भारत में विमानों की संख्या 400 से बढ़कर 800 से अधिक हुई। हवाई अड्डों की संख्या तेजी से 74 से बढ़कर 157 हुई है। सरकार की उड़ान जैसी पहल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाके भी विमानन नेटवर्क से जुड़े। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन डॉक्टर जयशंकर ने जर्मनी के संसद के सदस्यों के साथ मुलाकात की और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित बैठक में विदेश मामलों और सुरक्षा नीति विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बदलती वैश्विक व्यवस्था और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर गहन चर्चा की। इसके साथ ही साथ एस जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक से मुलाकात की। इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति, विशेष रूप से गाजा संघर्ष और इसके प्रभावों सहित कई एक मुद्दों पर बातचीत की गई। उसके साथ ही विदेश मंत्री ने व्यापार, रक्षा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। देश भर में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ सदस्य का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी, जिसके तहत पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। और इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के हर एक घर में दस्तक देकर आमजन को पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि आज से 17 सितंबर तक पार्टी का महाजन संपर्क अभियान चलेगा। प्रदेश के 27,600 से अधिक शक्ति केंद्रों के सहयोगी भी इस अभियान में जुटेंगे। भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम री इन्वेस्ट का जो 4था संस्करण है, उसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में होने जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 4थे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो की तैयारियों की समीक्षा की है। भारत का प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम री इन्वेस्ट 2024 16 से 18 सितंबर तक गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू होगा। ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का 4था संस्करण है। एक्सपो में वैश्विक नेताओं, निवेशकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाते हुए अक्षय ऊर्जा नवाचार में नवीनतम प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। And this investor meet, first time it is being organized out of Delhi. Otherwise, all other 3, 1 virtually, 2 physically, they were organized in Delhi itself. The first ever conference, it is being held here, and 16th, this is being inaugurated by Honorable Prime Minister of the country. केंद्रीय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 की तैयारियों की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रगति की बारीकियों से निगरानी की और सुनिश्चित किया कि आगामी कार्यक्रम के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। This RE Investor Meet has been organized in Gandhinagar from 16th to 18th. RE Invest 2024 aims to highlight the India's significant achievement in the renewable energy sector, including the manufacturing and development, deployment. This will also help because many other representatives from the various countries, बाकी देशों से भी लोग, इंडस्ट्री लीडर्स, मिनिस्टर्स, डेलीगेशंस आ रहा है, इसीलिए दिस विल हेल्प टू कनेक्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी विद इंडियन एनर्जी स्टेक होल्डर्स। सम्मेलन 2.5 दिनों तक चलेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में नवीनतम रुझानों, प्रौद्योगिकियों और नीतियों पर लगभग 50 सत्र होंगे। 200 से अधिक प्रदर्शकों के साथ एक्सपो में अभूतपूर्व उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन होगा, जिसमें बेजोड़ नेटवर्किंग का अवसर प्रदान होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ ताबस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आपका नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। इस मामले में कोर्ट ने 6 अन्य आरोपियों को भी समन किया है। इसमें सीएम केजरीवाल के अलावा दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी सारथ रेड्डी शामिल हैं। सीबीआई द्वारा चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को समन भेजा था। इससे पहले 3 सितंबर को हुई सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को जमानत दे दी थी। मामले में सीबीआई की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आरोपियों पर आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत होने की बात कही थी। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में आज स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी। आपको बताएं कि अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कोर्ट में अभी मामला चल रहा है और इस पर 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है। और बात यूपी के बहराइच में भेड़िए की जो दहशत है वो अभी भी बनी हुई है। एक बार फिर से भेड़िए ने महसी इलाके में हमला बोला है और इस हमले में 11 वर्षीय एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। भेड़िए ने बच्चे की गर्दन पर वार किया। हालांकि बच्ची की जोर से चिल्लाने के बाद भेड़िया भाग खड़ा हुआ। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पिछले करीब 52 दिनों के इस अभियान में वन विभाग ने अब तक झुंड के 5 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सब हमारे बिटिया माता बिटिया सोता है घर में, तो घर में से सब उठाए लगेगा, तो साहब जब चिल्लाए बिटिया तब हम दौड़े बिटिया छीने लगे, तब सब गांव भर दौड़े साहब, तब हमारी बिटिया छोड़ाई बहनी है। अब इधर घाटी लाग है और यू लाग है, छत तब लाग है। इस केस का एनिमल बाइट का केस था। एंटीरियर एस्पेक्ट्स पे सुपरफिशियल लेसरेटेड वुंड थे, जिसको नोट करके और ट्रीटमेंट दिया गया, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स पे भी लेसरेटेड वुंड थे, जिसका ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया। और वहीं राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के मेहसाना में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं बाहर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात पोषण माह से जुड़ी हुई, जिसके तहत उत्तराखंड के तमाम जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले में लाभार्थी महिलाओं, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पोषण की जरूरत और उसकी महत्वता के बारे में जानकारी दी गई। देखिए खास रिपोर्ट।
पोषण माह के तहत उत्तराखंड के तमाम जिलों में बाल विकास विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर जिले में पोषण माह के तहत बाल विकास विभाग की ओर से प्राथमिक विद्यालय मंडलसेरा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को पोषण की जरूरत और उसकी महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। हमें कुपोषण की जो दर बच्चों में पाई जाती है वो कम करने में काफ़ी सहायक होता है। जैसे हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, स्थानीय फल सब्जियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। उसमें दालें होती हैं, फल होते हैं और सब्जियां होती हैं, जिसे अधिक मात्रा में हमें लेना चाहिए। कार्यक्रम में लोगों को जंक फूड से बचने की सलाह के साथ ही पोषण युक्त भोजन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह के उद्देश्यों के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि बाल विकास विभाग की योजनाओं से उन्हें काफी लाभ हुआ है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र मंडलसेरा में पंजीकृत हूँ। नवे मंथ प्रेगनेंसी की है, तो मैं यहाँ पंजीकृत हूँ। तो मुझे यहाँ हाल ही में मेरी गोद भराई भी की गई है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा, और लगने वाले में हर महीने में जो टीके लगते हैं उसके बारे में बताया गया है, और स्वास्थ्य की जानकारी भी यहाँ दी जाती है। और जो राशन मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा वो भी हमें हर महीने दिया जाता है। यहाँ पर मेरा बच्चा भी अभी पढ़ रहा है। जब मैं गर्भवती थी तो उस टाइम पे यहाँ पर मेरी गोद भराई भी की गई, और साथ ही मेरे को स्वास्थ्य की जांच भी की गई, और मुझे टीकों के बारे में बताया गया, और साथ में टीके भी लगवाए गए। और मुझे THR के द्वारा अभी हमारे बच्चों को जो 3 महीने में प्रत्येक 3 महीने में जो राशन मिलता है वो भी मुझे प्राप्त है। और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मुझे 5,000 की धनराशि भी प्राप्त हुई थी। पोषण माह के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमें भी बुलाया गया। बहुत सारे कार्यक्रम हुए और हमें इसके बारे में बहुत सारी विविध जानकारियाँ भी दी गई, जिसमें हमें बताया कि हमारे लिए पोषक तत्व, पोषण आहार ये सब बहुत आवश्यक होते हैं। हमें फास्ट फूड कम उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन सब का निश्चित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इस बार पोषण माह को सरकार द्वारा सशक्त नारी की थीम पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत महिलाओं को पोषण की जरूरत और उसकी अहमियत को लेकर जानकारी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नया सवेरा में ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या है खास आपके लिए। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और संध्या शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, खासतौर पर खबरें समेट कर लाती हैं उन लोगों के लिए जो अखबारें नहीं पढ़ पाते। संध्या, क्या है आपके पिटारे में आज दर्शकों के लिए? चल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रमुख अखबारों में पहले पेज पर प्रकाशित खबर के साथ, जिसमें राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ बोला उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और बसपा की तरफ से जो तीखी प्रतिक्रिया आई है उसे आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया कि भारत में सिर्फ एक बार 1984 में सिख भाइयों को उतारनी पड़ी थी पगड़ी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत में जिस तरह से सिख
सिख समुदाय के लिए काम किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार और उनके शासन में किया गया है। तमाम बातें किस तरह से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है वो अखबार में समेटी गई है। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं जिसे आज नवभारत टाइम्स अखबार ने प्रकाशित किया और बताया कि रूस यूक्रेन को आपस में बात करनी होगी, हम सलाह देने को तैयार हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही है भारत की तरफ से। आपको बता दें कि बर्लिन में जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई में मॉस्को यात्रा को भी याद किया और उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से संघर्ष में विश्वास नहीं रखता है, युद्ध के मोर्चे पर समाधान नहीं हो सकता। ये बात भारत ने हमेशा से कही है, अब भी यही बात दोहराता है। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने देश दुनिया पेज पर प्रकाशित किया और आपको बता दें कि दुश्मन पनडुब्बियों की हरकत पर नजर रखेंगी मालपे और मुल्की पोत। जी हां, जिसका जलावतरण कर दिया गया है और इसकी खासियत बताई गई है कि यह 78 मीटर जहाज की लंबाई है, 900 टन वजनी जहाज है और 1800 समुद्री मील तक जाने की क्षमता ये युद्धपोत रखते हैं। साथ ही एक और कॉलम में इसी के साथ एक खबर प्रकाशित है जिसमें लिखा है कि हरक्यूलिस विमान देश में ही अब दुरुस्त होंगे और इस संबंध में मंगलवार को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच अहम समझौता हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं, यह है राजमार्गों से जुड़ी हुई और वाहन चालकों को सुविधा देने के से जुड़ी हुई खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शून्य शुल्क नीति लागू करने के लिए नियमों में संशोधन कर दिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और राजमार्ग पर पहले 20 किलोमीटर पर अब आपको टोल नहीं देना होगा। इससे खास तौर पर जो लोग रोजाना 20 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और ऑफिस और दफ्तर का सफर करते हैं उनको खास तौर पर इससे राहत मिलेगी और उपग्रह पर आधारित टोल संग्रह का पायलट प्रोजेक्ट जारी कर दिया गया है। एक और खबर की बात करते हैं, ये है इंदौर आईआईटी से जुड़ी हुई खबर। आपको बता दें कि आईआईटी इंदौर ड्रोन के क्षेत्र में लगातार एक से बढ़कर एक अनुसंधान कर रहा है और इसको देखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वयान प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी इंदौर को 2027 तक देश में 1000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा है और इसी कड़ी में लगातार आईआईटी इंदौर काम भी कर रहा है। ऐसा एक ड्रोन तैयार किया गया है जो महज 25 मिलीसेकंड में गड़बड़ियों को खोजने का काम करेगा। ये एआई ड्रोन होगा और इससे दुर्गम क्षेत्रों में स्थित ढांचों की निगरानी की जा सकेगी, यानी कि जो दरारें पड़ जाती हैं या ऐसे ढांचे जो खोखले होने की स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थितियों का जायजा करेगा एआई ड्रोन और ये गड़बड़ियों का पता लगाएगा। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह है खास और अहम खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, इतने कम समय में इतने अखबारों से, इतनी सारी खबरों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत, देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट जारी। डिबेट की शुरुआत करते हुए कमला हैरिस ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर साधा निशाना। साथ ही साथ कमला हैरिस ने कहा कि वो एक अवसर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्लान कर रही हैं। पश्चिमी देशों ने ईरान पर लगाए ताज़ा प्रतिबंध। ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल की आपूर्ति की थी। ईरान ने राजनयिक संबंध तोड़ने की बात पर यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। लुसियाना में चक्रवाती तूफान फ्रांसन के कैटेगरी के 1 में बदलने के बाद चेतावनी जारी। तटीय इलाकों से लोगों को घर खाली करने को कहा गया। इलाके में स्कूलों को किया गया बंद। स्पेन की संसद के बाहर वेनेजुएला के सैकड़ों निर्वासित नागरिकों का प्रदर्शन। स्पेन की संसद में वेनेजुएला के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस की चुनाव के विजेता के रूप में मान्यता देने के लिए मुख्य विपक्षी दल के प्रतीकात्मक प्रस्ताव पर हुई बहस। मेलबर्न में एक रक्षा प्रदर्शनी के बाहर विरोधी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को सड़कें बंद करनी पड़ी और कार चालकों से ऑस्ट्रेलियाई शहर के कुछ एक हिस्सों में जाने से परहेज का आग्रह किया गया। खबरें कारोबार जगत से अंदाज रहेगा फटाफट।
दिग्गज टेक कंपनी एप्पल द्वारा वैश्विक स्तर पर नए आईफोन 16 को लॉन्च कर दिया गया है और इससे भारत में कंपनी की आय में 2024 में सालाना 18% की वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आईफोन के निर्यात में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार भारत की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाल ही के वर्षों में तेज वृद्धि देखने को मिली। इसका कारण निर्यात जो कि अगले 4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए को करेगा पार। भारत का हायरिंग आउटलुक 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दुनिया में सबसे मजबूत है। इसमें जुलाई-सितंबर तिमाही के मुकाबले 7% की बढ़त देखने को मिली है। भारत म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM अगस्त में बढ़कर 65 लाख करोड़ को पार कर गया। और अब खबरें खेल जगत से। चीन में आयोजित हो रही एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मलेशिया से। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल की। राजधानी दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में आज 63वीं सुब्रतो कप जूनियर बॉयज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मेघालय के माइनकेन क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल और मणिपुर के TG इंग्लिश स्कूल के बीच फाइनल होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को दिए नकद पुरस्कार। स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख, रजत पदक विजेताओं को 50 और कांस्य पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए दिए गए। हांगकांग बैडमिंटन टूर्नामेंट में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। त्रिसा और गायत्री की जोड़ी ने यूक्रेन की पोलिना बुग्रोवा और अफगानिया कांतेमिर के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान का किया आगाज। भारत के चिराग सेन और मानव चौधरी हांगकांग ओपन के क्वालिफायर मैच में हारे। जहां चिराग अपने क्वालिफिकेशन राउंड के 16वें राउंड में हारे, वहीं मानव चौधरी मेन सिंगल के क्वालिफिकेशन क्वार्टर फाइनल में हांगकांग से पिछड़े। और अब खबरें सिने जगत से। फिल्म मनमर्जियां हसीन दिलरुबा, रश्मि रॉकेट और फिर आई हसीन दिलरुबा के बाद तापसी पन्नू ने एक बार फिर कनिका ढिल्लों के साथ मिलाया हाथ। तापसी उसकी आगामी फिल्म गांधारी में नजर आएंगी, जिसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पे की कल। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर फिल्म ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिलीज के 5वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 300 करोड़ का बड़ा आंकड़ा पार किया। करीना कपूर खान ने फिर साझा की द बकिंगम मदर्स के सेट से खास तस्वीरें। फिल्म 13 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम के दूसरे पार्ट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। दर्शकों को एक बार फिर से पर्दे पर इंदर और सुरु की जोड़ी देखने को मिलेगी। और नया सवेरा में बात करते हैं मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा गंगा के तटीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ उम्मीद की गई है कि वहां पर बिजली कड़केगी। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। वहीं तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश की उम्मीद है। और आइए अब देखते हैं उन तमाम राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है आपके शहर में।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर की दजुकी घाटों की मनमोहक झलकियाँ। और जो कि नागालैंड और मणिपुर राज्यों के सीमावर्ती इलाकों पर स्थित है। आप इन मनोरम दृश्यों का उठाइए आनंद। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे